तो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग एडवर्ब चैप्टर का पोजीशन ऑफ एडवर्ब डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पहले तो कुछ क्वेश्चन। वन, Kunal's father advised him not to ride the motor cycle lately at night. और कोई गलती नहीं है तो नो एरर डी। सेकंड, he walked quick so that he would not be late. A, B, C, कोई गलती नहीं तो नो एरर। डी, he ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes. A, B, C, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर डी। बताना, जरा फटाफट बताना, जल्दी जल्दी बताना, फटाफट बताना, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। He ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes. बताना फटाफट 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 फटाफट। क्या? चलो मैं सॉल्व करता हूं। Kunal's father advised him not to ride the motorcycle lately at night, कि रात में देर से ना चलाया करे। कुणाल के फादर ने कहा रात में देर से ना चलाए। तो लेटली का मतलब तो बता रखा, लेटली में देर से का मतलब होता ही नहीं। लेटली का मतलब क्या था? हाल ही में। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार हो चुका। तो लेटली की जगह क्या होता? लेट।
लेटली की जगह लेट। ही वॉकड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, वो तेजी से चला ताकि वो देर ना हो जाए उससे। तो ही वॉकड क्विक, क्विक तो एडजेक्टिव है, ये तो नाउन को अगर हम मॉडिफाई करते, ये तो चलने की बात करके चला कैसे, तो चला जल्दी जल्दी, चला तेजी से, चला जल्दी जल्दी या चला तेजी से, तो तेजी से चला, जल्दी जल्दी चला, ये बताना चाह रहे हैं। तो ये क्विक की जगह क्या होना चाहिए था, क्विकली। ही रन सो फास्टली, फास्टली इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। ये सही है कि एल वाई लगने से, एल वाई लगने से बहुत सारे वर्ड एडवर्ब बन जाते हैं, लेकिन जितने वर्ड में एल वाई लगा है तो वो सारे एडवर्ब भी होंगे, ऐसा कुछ। फ्रेंडली एल वाई लगा है लेकिन एडजेक्टिव है। लोनली एल वाई लगा है लेकिन एडजेक्टिव है। लोनली गाय, लोनली पर्सन, लोनली प्लेस। तो एल वाई लगने से एडवर्ब बनता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिस वर्ड में एल वाई लग गया वो एडवर्ब ही होगा, गारंटी हो गई, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और फास्ट तो एक ऐसा वर्ड है इसमें कि एल वाई लगता ही नहीं है, इसका मतलब फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में। एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो भी फास्ट होता है, और एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो भी फास्ट। हम कहेंगे ही इज अ फास्ट बॉलर, तो भी फास्ट होगा। ही इज बॉलिंग फास्ट, कि वो बहुत तेज गेंदबाज, तो भी फास्ट ही कहेंगे। ये नहीं लिखेंगे ही इज फास्ट बॉलर, ही इज बॉलिंग फास्टली, ऐसा नहीं, ही इज बॉलिंग फास्ट। तो फास्ट एडवर्ब भी है और फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है और फास्ट एडजेक्टिव भी है। फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए इस बात पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात मैंने कैसे वैसे भी कई बार डिस्कस किया। तो फास्टली की जगह क्या होता है, फास्ट। ठीक है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता। ओके, यही थी कहानी। अब इस कहानी के बाद हम लोग एडवर्ब ऑफ पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो एडवर्ब के पोजीशन की बात की थी, दो एडवर्ब के पोजीशन की बात की थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरे पोजीशन की। ठीक है, तीसरे तीसरे मैनर। अगर कोई वर्ड मैनर बताते यानी हाउ बताते हैं, जैसे आपने को एडवर्ब ऑफ मैनर वाला है, इसको सिंपली हम कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कैसे प्लेस करते हैं, तो जो वर्ब होता है उसके बाद। ठीक है, जैसे हम लिखा एडवर्ब मैनर क्या कि द वर्ब आफ्टर द वर्ब, क्या प्लेस करते हैं, आफ्टर द वर्ब। वर्ब कहने का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद। जैसे हम कहते हैं ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। या हमने कहा ही रन्स फास्ट, कि वह तेज दौड़ता है, तो ही रन्स फास्ट, यानी जो मैनर है उसको। या हम लिखा ही स्पोक एंग्रीली, ही स्पोक एंग्रीली, गुस्से में बोला। तो हैप्पीली, एंग्रीली, लकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली सब लिखवा चुके हैं एडवर्ब ऑफ मैनर पहले में। तो इनको मेन जो मेन वर्ब है उसके बाद लिखते हैं। सपोज करो कि मेन वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो आपका ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर उसके बाद आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा ही राइट्स द एप्लीकेशन, he writes the application carefully। ठीक है कि उसने सावधानी पूर्वक एप्लीकेशन लिखा। ठीक है, हमने कहा इंडियन बैट्समैन आर स्कोरिंग रन्स फास्ट, कि भारतीय बल्लेबाज बहुत तेज से रन बना रहा है। तो स्कोरिंग रन्स वेरी फास्ट, कि भारतीय बल्लेबाज
बहुत तेज से रन बना रहे हैं, तो मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद स्कोरिंग रन्स वेरी फास्ट। मेन वर्ब यानी सिर्फ मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद रख दिया, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद रख दिया। लेकिन एक तीसरा पोजीशन भी आता है, एक तीसरी बात भी रहती है। वो ये क्या है, इससे कई बार गलती आ चुका है, इसलिए मैं इसको पहले रूल ही लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस मेन वर्ब प्लस क्लॉज या ऑब्जेक्ट हैविंग मैनी वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है कि मेन वर्ब के बाद कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट नहीं, अभी जितने ऑब्जेक्ट हो रहा है छोटे छोटे, स्कोरिंग रन्स, रन्स क्या था, छोटा था, राइटिंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन छोटा वर्ड था, यानी एक दो वर्ड का ऑब्जेक्ट ना होकर तीन चार वर्ड का ऑब्जेक्ट हो जाता है, या पांच छह वर्ड का, यानी लंबा सा ऑब्जेक्ट हो जाता है, या ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट के बदले क्लॉज ही आ जाता है, यानी मेन वर्ब के बाद क्लॉज ही आ गया, ऐसा कई बार होता है। तो और एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करना है। अब मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद क्लॉज ही आ रखा है, या ऐसा ऑब्जेक्ट आ रखा है इसमें कई वर्ड है, तब एडवर्ब ऑफ मैनर को कहाँ रखें भाई, तब और एडवर्ब ऑफ मैनर को कहाँ रखें, तो फिर जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो मेन वर्ब के बाद आता है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो मेन वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, किसका आएगा, सॉरी मेन वर्ब के पहले। एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ रखेंगे, फिर मेन वर्ब के पहले रखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब के पहले आने वाला। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई बात, क्या कि अगर वर्ब है मेन वर्ब तो मेन वर्ब के बाद, अगर ऑब्जेक्ट है और छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर बड़ा सा है या ऑब्जेक्ट के बदले क्या है, वो क्लॉज आ गया है, तो फिर हेल्प एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब के पहले। जैसे क्वेश्चन देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है, पीपल पीपल बिलीव्ड wrongly that the moon was hot. People believed wrongly that the moon was hot. अब अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो लोगों को लगता है गलत है ही नहीं, आप खुद सोचो कि आप क्या करते, इसमें गलती ढूंढ लेते क्या, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही करके आते। रॉन्गली को बिलीव के पहले लिखना था, ये तो आपके ख्याल दिमाग में नहीं आता कि गलती ये भी हो सकती है, लेकिन रॉन्गली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर की गलत तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, और ये पूरा का पूरा क्या है, क्लॉज है, तो बिलीव्ड के बाद ये पूरा का पूरा क्लॉज आने था, दैट द मून वाज हॉट, पूरा क्लॉज आने जा रहा है, तो जब पूरा का पूरा क्लॉज आने जा रहा है तो ग्रामर क्या आता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले रखिए, यानी ये क्या होना चाहिए इधर कि पीपल wrongly believed that, people wrongly believed that the moon was hot, कि लोगों का ये गलत मानना था, या लोगों का मानना यह गलत था कि मून को लोग पहले, चूंकि मून से लाइट मिल रहा था तो लोगों को शुरू में लगता था कि मून, चांद क्या होगा, गर्म होगा, गर्म चीज तो लाइट दे सकती है, तो चांद भी क्या है, गर्म होगा, तभी तो क्या है ये लाइट दे रहा है। ठीक है, तो जलने पर ही कोई चीज लाइट देता है, गर्म होने पर भी लाइट देता है कोई चीज, ऐसा था लोगों के दिमाग में। या सपोज करो कि हमने ऐसा सेंटेंस लिखा कि I quickly completed my work with my lazy partner. अब completed my work with my lazy partner, I completed quickly my work with my lazy partner, अब ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, my work के साथ
ये पूरा एक एक ऑब्जेक्ट की तरह ग्रुप में आ रहा है। तो अब इतने 5-6 वर्ड का बन गया, तो ये क्विकली को यही लिखना ठीक था। अब इसको लिखते हैं आई कंप्लीटेड क्विकली माई वर्क विथ माई लेजी पार्टनर, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो रूल ये कह रहा है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट में कई वर्ड है, यानी आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चुन लिया है या आपके सेंटेंस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया जिसमें कई वर्ड है, या कोई क्लॉज ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है वो मेन वर्ब के पहले आएगा। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो मेन वर्ब के पहले आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स लिखवा रखा है। जैसे हम कहते हैं रेयरली, सेल्डम, नेवर, एवर, सेल्डम और एवर, सेल्डम इफ एवर, कई है ऑलवेज, समटाइम्स, ऑलवेज, समटाइम्स, ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स बताता है। तो नॉर्मली जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो हाउ मेनी टाइम्स बताता है नॉर्मली, उसको हम, जो अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने क्या दिया, he is late always, he is late always, उसको हमेशा देर होती है, वो हमेशा देर से आता है। he is late always या he is always late, वो हमेशा देर से आता है या हमेशा, उसको हमेशा देरी होती है, वो हमेशा देर से आता है। he is late always, हमेशा विलम्ब रहता है, हमेशा देर रहती है उसको। अब ये ऑलवेज कहाँ चला गया, लेट के बाद चला गया, तो गलत हो गया। इसको कहाँ होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, इज, तो ये सेंटेंस होना चाहिए था he is always late, कुछ भी कर देगा, ऑलवेज ही इज लेट, ही इज लेट, ही इज लेट ऑलवेज सुनने में तो हम लोग को बहुत मजा आता है, लगता है बिल्कुल सही है, यही तो हम लोग बोलते हैं, और जनरली लोग बोलते भी यही रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और हमारे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, तो जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हेल्पिंग वर्ब, ही इज नेवर लेट, ही इज ऑलवेज लेट, ही इज समटाइम्स लेट, ही इज ऑफन लेट, जो भी करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रखना है। नेक्स्ट यहीं पर है कि अगर मेन वर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, मेन वर्ब के साथ रखना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करना है, मेन वर्ब के साथ रखना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के साथ रहेगा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। तो मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले। जैसे हमने लिखा he plays always cricket, या लिखा he cheated his friends never। तो सुनने में स्पोकन में लोग ऐसा बहुत बोलते रहते हैं इस तरह का सेंटेंस, उसने अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दिया, नेवर ही चीटेड हिज फ्रेंड, ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड नेवर, ही प्लेज ऑलवेज क्रिकेट, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट ऑलवेज। सबसे ज्यादा लोग तो ऑलवेज लास्ट में लिखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट ऑलवेज, और लास्ट में लिखने का तो एकदम फैशन सा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे,
कि अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही ऑलवेज, या ही सेल्डम, इफ एवर, ही सेल्डम ऑफ नेवर, जो भी, ही नेवर, ही समटाइम्स, ही ऑफन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये सही होगा। या ही नेवर चीटेड हिज फ्रेंड, तो क्या लिखेंगे, ही नेवर क्या होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए, नेवर चीटेड हिज फ्रेंड्स, कि उसने अपने मित्रों को कभी भी धोखा नहीं दिया, उसने अपने मित्रों को कभी भी धोखा नहीं दिया। ही नेवर चीटेड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड को, अपने मित्रों को कभी धोखा नहीं दिया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों होंगे। दोनों होने का मतलब क्या है, कि हेल्पिंग वर्ब भी होगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब। यानी अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप हेल्पिंग वर्ब ऑफ मेन वर्ब के बीच में रखिए, हेल्पिंग वर्ब ऑफ मेन वर्ब के बीच में, अगर दोनों है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। जैसे हम लिखा, आई हैव seldom if ever told a lie, I have seldom if ever told a lie, कि मैंने शायद ही कभी झूठ बोला, I have seldom ever told a lie, कि मैंने शायद ही कभी झूठ बोला है, told a lie। तो seldom if ever क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, शायद ही कभी का। अब कोई लिखा आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, आई हैव ऑलवेज टोल्ड अ लाई, आई सेल्डम और नेवर टोल्ड अ लाई, आई हैव रेयरली टोल्ड अ लाई, तो सब क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, एडवर्ब को रखना चाहिए। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हम कहते हैं समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इट्स कुछ भी हो ऐसा, कोई प्लेस, ऑन द रोड, इन द स्ट्रीट, कुछ भी हो, इन द कंट्री, जो भी प्लेस बताने का काम करेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो नॉर्मली एडवर्ब ऑफ प्लेस को क्या रखना चाहिए, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में रखना चाहिए, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में रखना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस के बिल्कुल अंत में, आखिर में रखना चाहिए, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिल्कुल अंत में, बिल्कुल आखिरी में रखना चाहिए, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे आई सॉ हिम एट होम, एट होम प्लेस ही तो दिखा रहा है कि मैंने उसे घर पे देखा, कि वो अपने घर पे था। आई फाउंड हिम नोवेयर, कि मैंने उसे कहीं नहीं पाया, मुझे वो कहीं नहीं मिला, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। तो नॉर्मली हम लोग एंड में लिखते हैं, और ये जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ में बहुत काम आएगा। जंबल सेंटेंस, जंबल जब सेंटेंस को अरेंज करते हैं, देखिए जो प्लेस बताने वाला वर्ड है उसको एकदम अंत में रखने की कोशिश करना। देखिए अंत में कहाँ है प्लेस बताने वाला, जिस जिस ऑप्शन में प्लेस बताने वाला वर्ड अंत में है उस ऑप्शन पे पहले देखना चाहिए, ये सब काम आता है।
ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट में। दूसरा इसका रूल होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के शुरू में भी आप इसको रख सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी रख सकते हैं। सेपरेटेड बाय अ क्या, कॉमा। अगर इसको नॉर्मली इसको अंत में रखना चाहिए, लेकिन अंत में रखने के बजाय आपने इसको शुरू में ही रख दिया, बीच में ही इसको प्लेस कर दिया। तो अगर आपने इसको शुरू में ही रख दिया, बीच में ही प्लेस कर दिया एडवर्ब को, तो शुरू में रख देने में, बीच में प्लेस कर देने पर फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं, कॉमा से अलग करते हैं। कि इसको अगर हमने शुरू में रख दिया, बीच में रख दिया, तो इसको हम कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, कॉमा से अलग कर देते हैं, शुरू में अगर रख दिया। जैसे लिखना है इन दिल्ली आई हैव सेवरल फ्रेंड्स। तो नॉर्मली लिखते आई हैव सेवरल फ्रेंड्स इन दिल्ली, तो इन दिल्ली अगर लास्ट में लिखते, इन दिल्ली प्लेस बता रहा है, तो इन दिल्ली अगर लास्ट लिखते तो ये क्या होता, बिना कॉमा क्या आता। लेकिन इन दिल्ली को आप शुरू में ही लिख दिया, तो आपने अगर इन दिल्ली को शुरू में ही लिख दिया तो फिर आपको इन दिल्ली में क्या करना पड़ेगा, कॉमा से इसको अलग करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस को शुरू में रखा तो कॉमा से इसको अलग कर रख सकते हैं कहीं भी। लेकिन अगर नॉर्मल रूल ये कहता है कि इसको आप आखिर में रखें, लास्ट में रखें। एक चीज में और ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होगा कि मीनिंग पे बहुत असर पड़ जाता है। ठीक है, मीनिंग पे बहुत असर पड़ जाता है। जैसे प्लेस अगर ठीक से हम नहीं रखते हैं, जैसे कहते हमने सेंटेंस लिखा सेवरल पीपल लिव live live their parents in Delhi। इसका मतलब ये निकल सकता है कि लोग दिल्ली जाकर अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, यानी कोई लोग जाते हैं दिल्ली में और दिल्ली में जाकर अपने पेरेंट्स को छोड़ के वापस आ जाते हैं। यानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेरेंट्स को छोड़ दिया जाता है। यानी दिल्ली हो गया पेरेंट्स छोड़ने की जगह, कोई आए होता है कहीं छोड़ के चले गए, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे छोड़ के चले गए, तो लोग दिल्ली आते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा मीनिंग हो सकता है कि इन सेवरल पीपल लीव देयर पेरेंट्स इन दिल्ली, की दिल्ली में छोड़ देते हैं। और अगर इसको हम ऐसे लिख कर लिखें कि इन दिल्ली, दिल्ली में सेवरल पीपल लीव देयर पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स को ही छोड़ देते हैं। अब इसका मतलब कि दिल्ली शहर के जो लोग हैं वो अपने, दिल्ली में ऐसा होता है कि अधिकांश लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मीनिंग थोड़ा सा कभी क्या इधर से उधर चला जाता है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ये सब ध्यान, इसका क्या है कि दिल्ली शहर ऐसा है जिसमें कई लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। दिल्ली शहर के जो लोग हैं, दिल्ली शहर के जो निवासी है, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। तो इसलिए इस तरह के मीनिंग से कभी कभी बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को ही बदल के लिखते हैं, पीपल ऑफ दिल्ली लिव देयर पेरेंट्स ऐसे बनाते हैं ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो। ठीक है, नहीं तो फिर पोजीशन का, या तो सेंटेंस को साफ साफ बनाइए ताकि लोगों को गलतफहमी ही ना हो, नहीं तो फिर पोजीशन अपने वर्ड्स का ठीक से रखिए ताकि लोग को समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और लैंग्वेज में इस तरह की बातें होती रहती, एकदम होती रहेंगी, है ना। लैंग्वेज में ये सब बातें बिल्कुल क्या है, कॉमन है, आम है, एकदम आसानी से हो जाती है। कि थोड़े से पोजीशन का ख्याल नहीं रखा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आम घटना, बिल्कुल आम घटना, बिल्कुल कॉमन घटना है। चलिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ढेर सारे वर्ड, एडवर्ब अगर एक साथ हो प्लेस, तो असेंडिंग ऑर्डर।
एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को असेंडिंग ऑर्डर में कहने का मतलब क्या कि बढ़ते हुए, जैसे मान लीजिए आपको कुछ अपने देश के विषय में लिखना है, डिटेल देना है अपना, तो सबसे पहले अगर आपको इससे अपने विषय में बात कर दी, एक प्लेस आप कहाँ से रहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने विलेज का नाम लिखेंगे, फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, फिर आप अपने, या ऐसे स्टेट में बना स्टेट का, और फिर आप अपने कंट्री का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर। जो भी प्लेस है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना होगा कि जो छोटा प्लेस है वो सबसे पहले होगा। यानी अगर आपको लिखना ही है कि सेंटेंस में, सबसे पहले अपने विलेज का नाम लिखिए, फिर अगर मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है, विलेज का नाम भी है, स्टेट का नाम भी है, कंट्री का नाम है, अपने कंट्री देश पहले आ गया। हम कहते देश को पहले आना चाहिए, सबसे पहले मुझे देश से बहुत प्यार है तो हमने देश को सबसे पहले लिख दिया, ऐसा नहीं है। क्या कहता है कि छोटे प्लेस से बड़े प्लेस की ओर जाना है। क्या करना है? छोटे प्लेस से बड़े प्लेस की ओर जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। इसका ध्यान रखना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि छोटे प्लेस से बड़े प्लेस की ओर हमें जाना है, जाएंगे। ठीक है, कहीं नहीं लिख देंगे, कुछ भी नहीं लिख देंगे कि जो बड़ी जगह उसी को पहले के, छोटे से असेंडिंग ऑर्डर का ख्याल रखते हुए चलेंगे, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से। इसलिए जब एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में देखिएगा पहले लोग क्या लिखते हैं, अपना मकान नंबर लिखते हैं, फिर गली नंबर लिखते हैं। एड्रेस देखिएगा हमेशा पहले मकान नंबर होगा, फिर गली नंबर होगा। यानी कि पहले मकान नंबर, गली नंबर लिख दिया फिर मकान नंबर, ऐसा नहीं होता। पहले मकान नंबर, फिर लोग गली नंबर लिखते हैं, फिर लोग जो आपका डीला विला वो लिखते हैं, फिर स्टेट लिखते हैं, फिर जाके कंट्री लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप लोग ऐसे भी देखते हैं, लोग ऐसे लिखते हैं छोटी प्लेस को पहले तो एट, और इनका देखा होगा कि एट मुखर्जी नगर, एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। ये नहीं लिखते हैं कि इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर, ऐसा नहीं, एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, पहले मुखर्जी नगर लिखा और फिर दिल्ली लिखा, यानी उल्टा कर दिया, इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर। आपको कहना है कि मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहता हूँ, हिंदी में ऐसे बोला मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहता हूँ, तो आपको इंग्लिश में लिखना है कि एट मुखर्जी नगर इंडिया। हिंदी में तो आपने क्या देखा, मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूँ, मुखर्जी नगर में रहता हूँ, या न्यू दिल्ली मुखर्जी नगर में रहता हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन लिखते वक्त मुखर्जी नगर पहले आएगा और न्यू दिल्ली बाद में आएगा। ठीक है। अगर हमारे पास टाइम है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब टाइम आपको पता ही है, जैसे हम लोग लिखते हैं यस्टरडे, टुडे, इस तरह से यस्टरडे, टुडे, नाउ, देन, ये सब क्या है, टाइम बताने वाला भी जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का भी जो नॉर्मल पोजीशन है वो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वो भी क्या है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, के सेंटेंस के आखिर में ही रखते हैं। हिंदी में तो कहीं रखते थे, कल आया था वह कल आया था, हिंदी बोलते कल आया था वो कल आया था, वो आया था कल। तो वह आया था कल, तो हम लोग ऐसा लोग कम ही बोलते हैं, वह आया था कल, ऐसा बोलने वाले कम ही होते। बोले क्या, वह कल आया था, बीच में रखते एकदम, वह कल आया था, कल वह आया था, या तो शुरू में रखते हैं या बिल्कुल बीच में रखते हैं। तो यहाँ भी आप गड़बड़ करेंगे। एडवर्ब, इंग्लिश का एडवर्ब ऑफ टाइम जो है लास्ट में आता है, हम क्या लिखेंगे, ही केम यस्टरडे। क्या लिखेंगे, ही केम यस्टरडे, ही केम नहीं लिखे, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे। इसमें फिर दूसरा रूल रहता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसको भी आप सेंटेंस के शुरू में रख सकते हैं, लेकिन फिर इसमें भी वही काम है, सेपरेटेड बाय अ कॉमा, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। कॉमा उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, क्लियर है। जैसे हमने कहा यस्टरडे ही केम,
यस्टरडे ही केम, कल वो आया, तो शुरू में लिख दिया तो यस्टरडे को कॉमा से अलग कर दिया। नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को लास्ट में रखिए, लास्ट में लिखने का ये रूल होता है, ज्यादातर आपको लास्ट में ही मिलेगा। इन द इवनिंग, एट इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, सब लास्ट में रहता है। ही केम इन द इवनिंग, आई सॉ हिम द इवनिंग, आई सॉ हिम एट नाइट, ही केम एट नाइट, ठीक है ना, हमेशा। इसमें भी यही वही रूल है कि अगर एक से अधिक हो तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या आप असेंडिंग ऑर्डर में ही रखिए अगर एक से अधिक हो। अब असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ है, जैसे मान लो कि आपको लिखना है 6 बजे शाम में, तो क्या लिखेंगे, एट 6 इन द इवनिंग। अब ये नहीं लिख देंगे इन द इवनिंग एट 6, ठीक है, एट 6 ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं चाहे तो, एट 6 ओ क्लॉक इन द इवनिंग, या एट 6 इन द इवनिंग। अब हाँ, हिंदी में शाम, हम लोग हिंदी में ऐसे कहते हैं शाम में 6 बजे, शाम में 6 बजे, यानी शाम में पहले कह देते हैं और 6 बजे बाद में कहते हैं, ऐसा ना, शाम में 6 बजे, रात में 10 बजे, कल 12 बजे। तो हम लोग कल ही पहले लिखते हैं, 12 बजे कल लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। तो हमको कहना है एट 12 ओ क्लॉक टुमारो। इंग्लिश में क्या, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि छोटा टाइम पहले होगा, बड़ा सा टाइम बाद में होगा, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है कि कई तरह के एडवर्ब, मैनर, प्लेस, टाइम सब एक साथ हो जाता है कि 2 दिन से वो बहुत शोरगुल कर रहा था, हल्ला गुल्ला मचा रहा था, ऐसे कुछ कर दिया। तो अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम तीनों आ जाए तो यही ऑर्डर भी रहता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एमपीटी। पहले मैनर, इसको अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट का यही ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। जबकि हिंदी में ऐसा कोई नहीं है, हिंदी में कुछ भी, कल सुबह सुबह मैंने उसे देखा था, कल देखा था मैंने उसे सुबह सुबह, कल देखा था सुबह सुबह मैंने उसको मुस्कुराते मुस्कुराते, कल सुबह सुबह मैंने उसे देखा था। अब इसमें पता नहीं चले आप मुस्कुराकर उसे देख रहे थे कि वो कल मुस्कुरा रहा था और आपने देखा था, पता चल रहा है। तो इंग्लिश कहता है कि अगर भाई तीनों अगर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, तो पहले मैनर को रख लीजिए, पहले मैनर को रख लीजिए, फिर प्लेस को रख लीजिए, और फिर टाइम को रख लीजिए, एमपीटी। जैसे हमने लिखा some players were playing cricket happily yesterday in the morning. In the field. So some players were playing cricket happily yesterday in the morning, in the field. Some players were playing cricket happily yesterday in the morning in the field. अब हिंदी देखे तो ठीक लगे, कुछ खिलाड़ी जो थे क्रिकेट खेल रहे थे, खुशी खुशी क्रिकेट खेल रहे थे कल सुबह में फील्ड में। एक कुछ, या कोई ऐसे बोलेगा फील्ड में कल कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेट खेल रहे थे खुशी खुशी कल सुबह में, कुछ खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे कल सुबह में फील्ड में खुशी खुशी कुछ खिलाड़ी कल फील्ड में सुबह में क्रिकेट खेल रहे थे, कल सुबह में कुछ खिलाड़ी खुशी खुशी क्रिकेट खेल रहे थे फील्ड में। हिंदी में किस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो गया। क्या गलती है, सम प्लेयर्स वर प्लेइंग क्रिकेट हैप्पीली, यहां तक तो ठीक है, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, खुशी खुशी खेल रहे थे। अब आना चाहिए था प्लेस, तो इन द फील्ड पहले आना चाहिए था। तो लिखो, ठीक से लिखो, सम प्लेयर्स वर प्लेइंग क्रिकेट हैप्पीली इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है, लिख लिया, इन द फील्ड। अब क्या होगा, टाइम। अब यस्टरडे इन द मॉर्निंग लिख दिया, इसमें भी गलती है,
यस्टरडे तो बिगड़ टाइम हो गया मॉर्निंग से, इन द मॉर्निंग यस्टरडे, मतलब यहां से लेकर ये तो पूरा का पूरा प्लेसमेंट जो है गलत है। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि सम प्लेयर्स वर प्लेइंग क्रिकेट हैप्पीली यस्टरडे, some players were playing cricket happily in the field in the morning yesterday. Some players were playing cricket happily in the field in the morning yesterday. In the field in the morning yesterday. फील्ड प्लेस पहले, इन द मॉर्निंग छोटा टाइम बाद पहले, और यस्टरडे बाद में, ऐसे ध्यान रखना। इन सब की जरूरत सेंटेंस अरेंजमेंट रिटन इंग्लिश में तो बहुत जरूरत है इसकी, और स्पोकन इंग्लिश अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से ठीक ढंग से बोले तो इन सब की बहुत जरूरत है। इसलिए शुरू में जो है बेसिक रूल, स्पोकन रिटन वगैरह तो सिर्फ बेसिक रूल की जरूरत पड़ती है, मतलब टेंस वगैरह को, मॉडल्स को ठीक से पढ़ना, और उसके बाद अगर इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं तो सेंटेंस को बहुत अच्छा बनाने आ जाता है। तो स्पोकन रिटन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली तो एरर में जो आता है होता है। चलो अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है इन्वर्जन। क्या है इन्वर्जन? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, बिलोंग। हालांकि ये चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये नॉर्मली होता नहीं है, हिंदी के ग्रामर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्या समझना कि हिंदी के ग्रामर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में होता है, जरा हमें उसे समझना है। इससे कई बार क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर के, एडवर्ब ऑफ प्लेस के, इन सब के अपने अपने टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सॉरी अपने अपने प्लेस, लेकिन कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अपनी जगह को छोड़कर क्या हो जाते हैं, एट द बिगनिंग आ जाते हैं, एट द बिगनिंग। यानी लिखना क्या, रूल क्या समझना है कि कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द बिगनिंग आ जाते हैं ऑफ द सेंटेंस, के सेंटेंस के एकदम शुरू में लिख दिया, जबकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहां होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के पहले होना चाहिए, लेकिन आपने इसको शुरू में रख दिया, तो फिर हेल्पिंग वर्ब को पहले करना पड़ता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, यही चीज कहलाता है इन्वर्जन। इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, जबकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बनता। ये ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का बेहद ही अटपटांग रूल है, और ये जनरली सारे वर्ड पर सारे सेंटेंस पे नहीं लिखता है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, और लोग बहुत इसको फॉलो भी नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी रहता है। कि नॉर्मली क्या है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हेल्पिंग वर्ब के पहले, अभी देखिएगा पोजीशन सबका, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको भी क्या शुरू में होना चाहिए, लास्ट में, लेकिन कभी कभी इम्फेसिस करने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस को एकदम शुरू में, इम्फेसिस का मकसद है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमने क्या दिखा, कॉमा से अलग कर दिया, लेकिन कॉमा से अलग ना किया हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के शुरू में रख देते हैं, मतलब सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं, इम्फेसिस के लिए, जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, नेवर आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब किस में गलती करके आएंगे आप इसमें, अगर मान लो बी पार्ट में गलती करते तो ए में गलती, ए को उठा के बी में डालेंगे आप, तो बात बनेगी नहीं, तो ए पार्ट में गलती करके आना पड़ेगा। इसका क्या होगा, नेवर प्ले प्रेजेंट इन, डू आई प्ले क्रिकेट, कि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता, नेवर डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेवर, तो ऐसे वर्ड जो है उसको, कुछ वर्ड है उसको लिख लीजिए, जैसे नेवर है, सेल्डम है, सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, हियर, देयर, ओनली, ठीक है, ये सब, लिटिल, ठीक है, लिटिल, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये सब वर्ड याद रखिएगा,
इन्हीं में से पूछना रहता है तो इसी में से कोई वर्ड पूछ लेता है। इसको अगर आपने शुरू में रखा तो, या नियम क्या है कि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को या एडवर्ब ऑफ प्लेस को आप एम्फेसिस करने के लिए शुरू में रखते हैं तो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब पहले होता है। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा देयर वॉज अ कंट्री, देयर वॉज अ कंट्री, देयर एक कंट्री वाज, तो आपने कभी देयर वॉज अ मैन, देयर इज अ मैन, तो सब्जेक्ट तो पहले ही आ रहा है, सब्जेक्ट तो ये कंट्री है, वर्ब पहले क्यों, देयर एक कंट्री वाज होना चाहिए। जबकि बेसिक रूल हमने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बाद में होना चाहिए। देयर वॉज अ कंट्री कैसे लिख रहे हैं हम, देयर वॉज अ कंट्री नहीं लिखना, देयर एक कंट्री वाज होना चाहिए था, लेकिन देयर से शुरू किया है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना पड़ेगा। कभी कभी तो पूरा का पूरा मेन वर्ब पहले आ जाता है, ऐसा भी होता है कुछ सेंटेंस में, हर सेंटेंस में नहीं होता लेकिन कुछ सेंटेंस में होता है। अंग्रेजों का ये सेंटेंस देखिए, जैसे हियर कम्स द बस, पूरा का पूरा मेन वर्ब सामने कर दिया। देयर गोज द बस, लो चल दी बस या लो चल पड़ी बस। हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस, खूब ऐसे लिखते हैं, हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस, खूब लिखते हैं ऐसा। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहते थे, देयर लिव्ड अ किंग। तो इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में अलाउड है, सब वर्ड के साथ नहीं होता है इसलिए लोग झेल लेता है। मान लो सब वर्ड के साथ ऐसे होने लगता है, हर वर्ड के साथ ऐसे होने लगता है, तो कुछ कुछ सिलेक्टेड वर्ड है जिसके साथ ऐसा होता है। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछेगा, ये 8 के वर्ड याद रखना है। तो लिख दिया अंडर नो circumstance, under no circumstance I will help him। तब इसके सही करने के दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका जो उसमें तो पूरा सेंटेंस ही उलटफेर हो जाएगा, तो इसलिए वो आप अपने बोलते समय कर सकते हैं कि आई विल हेल्प हिम अंडर नो सर्कमस्टांस, कि पूरा का पूरा ये जो है इसको उठा के आप हिम के बाद लीजिए पूरा, कि आई विल हेल्प हिम अंडर नो सर्कमस्टांस, कि मैं उससे किसी भी परिस्थिति में मदद नहीं करूंगा। आई विल हेल्प हिम अंडर, क्योंकि ये अंडर नो सर्कमस्टांस बाद में जाना चाहिए। अगर आप इसको शुरू में रखना चाहते हैं और सेंटेंस ऐसा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए अंडर नो सर्कमस्टांस कई बार पूछ चुका है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया। अंडर नो सर्कमस्टांस शुरू में ही लिख दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो विल है इसको आगे लाना पड़ेगा। अंडर नो सर्कमस्टांस विल आई हेल्प हिम। तो रूल क्या कह रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी खास करके एडवर्ब प्लेस, जिसको अगर हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं एम्फेसिस के लिए, जिसको हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं अगर एम्फेसिस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। और इस चीज को हम लोग ग्रामर में किस नाम से जानते हैं, इन्वर्जन के नाम से। इन्वर्जन का मतलब क्या, बिलोंग। तो ये जो 8-10 वर्ड है इसको याद रखिएगा। ये अक्सर आपको पेपर मैगजीन में भी ऐसा देखने को मिलेगा, पढ़ने लिखने में भी ध्यान रखिएगा ऐसा। ये स्टाइल होता है। अगर हम सिंपल भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे आई नेवर प्ले क्रिकेट तो भी सही था, ऐसे लिख देंगे आई नेवर प्ले क्रिकेट तो भी सही था, कि नेवर को यहाँ उठा कर लिख नहीं सकते। तो ये हो ही रहा है ऐसा जब हम उसके पोजिशन को छेड़खानी करते हैं। नॉर्मली मैं क्या कर, उसको समझिए, इसको नॉर्मली आपको लिखना चाहिए आई नेवर, बोलते वक्त आप ध्यान रखिए आई नेवर प्ले क्रिकेट बोल रहा है, लिखते वक्त ध्यान रखिए आई नेवर प्ले क्रिकेट। आप जब इसको शुरू में रखेंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी, शुरू में रखना चाहते हैं जब जाके दिक्कत होती है। नहीं तो आप इसका जो नॉर्मल पोजीशन है उस पर रखिए, किसने मना कर रखा है, जो नॉर्मल पोजीशन है उस पर रखिए। आप नॉर्मल पोजीशन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तब ये रूल लिखना है, या तो नॉर्मल पोजीशन पर रखिए, मेन वर्ब के पहले आना चाहिए वहां रखिए। अब मेन वर्ब के पहले रखना नहीं चाहते आप, इसको सेंटेंस के पहले, तो फिर उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो अगर कीमत नहीं चुकाया तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिंपल सा रूल है। तो ये कहानी थी एडवर्ब की। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चैप्टर है ये भी। अब तो था, अब रहा नहीं, अब था। मजा आया होगा, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा तगड़ा चैप्टर नहीं है, ध्यान रखना बस। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।